औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीफ़ उस परवरदिगार की जिसने जहाँ बनाया, उस अज़ीम की बड़ाई के साथ हम जो है आज के सेशन का आगाज़ करने जा रहे हैं। उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा दुनिया की क़दीम तहज़ीबों में एक तहज़ीब चीनी तहज़ीब के बारे में हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो तमाम का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हुए इस सेशन का हम आगाज़ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले चीनी तहज़ीब जो है दो नदियों के जो है दरमियान में शुमाल में जो है आपकी ह्योंग हू जो नदी आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रही है, ये जो येल्लो रिवर भी कहते हैं उसको, येल्लो रिवर क्या कहते हैं, येल्लो रिवर। ये ह्योंग हू बोल के शुमाल में जो है एक नदी गुजरती है इसके चीनी तहज़ीब की। और जुनूब से जो है आपकी जो है सी कांग या चांगजियोन जो रिवर गुजरती, उन शुमाल में ह्योंगू और जुनूब में जो है आपका नदी के जो है बीच में जो है आपकी चीनी तहज़ीब क्या है, परवान चढ़ी समझो। ठीक है, तो इसको जो है हम तफसील से जो है यहाँ पर देखते हुए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर जैसे आप लोगों को बताया गया है, यहाँ पर इस मैप में भी आप लोग देख सकते हैं ह्योंग शुमाल में जो है आपकी येल्लो रिवर, शुमाल में जो है आपकी येल्लो रिवर, और जो है जुनूब में जो है आपकी क्यांग रिवर के दरमियान में, इसमें खासकर दो ही जो है इम्पॉर्टेंट रिवर यहाँ से होते हुए, दो इम्पॉर्टेंट रिवर जो है शुमाल और जुनूब, शुमाल में एक, जुनूब में एक, दो रिवर्स के जो है दरमियान में जो है ये बसी हुई क्या है बोल तो तहजीब थी जनजो। अब देखेंगे हम चीनी तहजीब। चीनी तहजीब, चीन की तहजीब का आगाज़ शुमाल में बहने वाली हुआंग हू और यांग तिसे और जुनूब में बहने वाली शिक्योंग नदियों के दरमियान इस तहजीब का आगाज़ हुआ। देखो, अब भी जो मैं आप लोगों को बताया, इस तहजीब का आगाज़ कहाँ हुआ, शुमाल में कौन सी देखे हम, ह्योंग हू देखे ना, ह्योंग हू और यंग तिशे बोल के दो दरिया, दो क्या है बोले तो रिवर जो है शुमाल में बहते थे, और जुनूब में क्या है, शिकोंग नदी थी। तो ये दोनों नदियों के दरमियान में जो है जो तहजीब पनपी, जो तहजीब का आगाज़ हुआ, उसी तहजीब को हम चीनी तहजीब बोलते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये आप लोग याद रख लेना, जैसे शक्ल में आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। यानी आपका जो है शुमाल में क्या है बोले तो आपका ये जो है ह्योंग हू शुमाल में जो नदी है, और जुनूब की जो है शिकोंग शिकोंग जो नदी है, इन दोनों नदियों के दरमियान में जो ये जो इलाके में जो तहजीब परवान चढ़ी, आगाज़ हुआ जो इसका, उसी को हम क्या कहते हैं, चीनी तहजीब कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम अपने पॉइंट की तरफ आएंगे। तो सबसे पहले देखिए, चीनी तहजीब कहाँ से कहाँ तक समझ में आया, आगाज़ कैसा हुआ समझ में आया, कौन कौन सी नदियाँ हैं समझ में आई। शुमाल में क्या है, हुआंग हू और यंग तिशे, और जुनूब में क्या है, सिक्योंग। ये दो नदियों के दरमियान में। और उसके बाद देखो, इन नदियों में आने वाले सैलाब ने नदियों का रुख बदल दिया, जो सारे घरों, काबिल इजरा ज़मीन, आबपाशी की नालियों को तबाह व ताराज कर दिया। देखो, इन नदियों में जो सैलाब आया था, उन सैलाब की वजह से क्या है बोले तो यहाँ के जो है तमाम घर हो, ज़रात हो या ज़रात की ज़मीन हो, खेत, या फिर जो है आबपाशी के जो नालियाँ वगैरह, सबको तबाह व ताराज कर दिया। यहाँ के बासिंदों की ज़िंदगी को मुश्किल और तकलीफदा बना दिया, जिसके सबब लोगों ने होंग हू नदी को चीन के आंसू, देखो शैरो ऑफ चाइना का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो ह्योंग हू, वेरी बहुत बार पूछा गया सवाल। देखो, ह्योंग हू की जो नदी है, इसको चीन के आंसू क्यों कहा जाता है, हाँ,
द साइन ऑफ सैरो, साइन ऑफ शैरो क्यों कहा जाता है बोल के सवाल पूछता। क्योंकि ये जो नदियां हैं, नदियों के ह्वांगहू जो नदी है, इससे जो सैलाब आया उससे क्या है बोले तो उस जमाने के जो लोग थे उनके खेत, उनके खलियान, उनके जो है जितने भी आबपाशी के जो नालियां वगैरह सब तबाह व ताराज हो गए उस सैलाब से, ह्वांगहू के नदी के सैलाब की वजह से। इसीलिए जो है उस नदी को क्या है, ह्वांगहू नदी को क्या कहा जाता है, सैर ऑफ चाइना कहा जाता है, या चीन के आंसू कहा जाता है, या साइन ऑफ सैरो कहा जाता है। अफसोस की अलामत का नाम दिया, अफसोस की अलामत का नाम दिया, याद याद रहता। ह्वांगहू नदी जो है आपकी, ये जो येलो रिवर बोलते हैं आप इसको, ये जो येलो रिवर है इसी को, ये जो येलो रिवर है ह्यांगू, ये येलो रिवर है, यही इसी को शहर ऑफ चाइना बोलते हैं, शहर ऑफ चाइना बोलते हैं। क्योंकि सैलाब आने से क्या है बोलते बहुत सारे लोगों का नुकसान हो गया और उनके खेतों का, खलियानों का, ज़रात ज़मीन का, आपके आपसी का सब नुकसान हो रहा है। इसलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कौन सी नदी को जो है शहर ऑफ चाइना कहा जाता है बोल के सवाल पूछता हूँ, कौन सी नदी को कहा जाता है, ह्योंग हो बोलना, ह्योंग हो बोलना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगर कुदरती हालात को बहुत आसान बना दें तो इंसान काहिल हो जाता है, और अगर ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो तो इसके पास तहजीब की नशोमा के लिए दरकार तवानाई और फुर्सत नहीं होती। लेकिन चीन के लोगों ने मुश्किल हालात में भी एक अजीम तहजीब को जन्म दिया। देखो इतना सब होने के बाद ह्वांग हू जो के सैलाब की वजह से जितनी उनकी ज़िंदगी हालात ख़राब हुए, तो तहजीब का पनपना बहुत मुश्किल था उस दौर में। नशोनुमा पाना एक तो ऐसे हालात के बीच में, इस तरह से जो है पूरी चीज़ें तुम्हारी ख़त्म हो चुकी हैं, आपके खेत खलियान ख़त्म हो चुके हैं, आपके जो है जितने भी जो है आपाशी के नालियाँ वगैरह सब ख़त्म हो चुके हैं। ऐसी हालत में अगर एक तहजीब को नशोनुमा पाना तो बहुत मुश्किल था। हाँ, लेकिन वो लोग, चीना के लोग क्या थे, बहुत ही इस तरह के मुश्किल हालात का मुकाबला करके एक अजीम तहजीब की बुनियाद डालते। वही तहजीब क्या है, चीन की तहजीब कहलाती है, ठीक है। चलिए, ये तहजीब 5000 कबल मसीह में शुरू हुई, लेकिन 1500 कबल मसीह तक शवायद की कमी के सबब मौसर तारीख के तामीर नामुकम्मिल नामुमकिन है। देखो ये तहजीब क्या है, 5000 कबल मसीह में शुरू हुई, लेकिन 1500 कबल मसीह तक शवायद मिले इसके, सबूत मिले इसके। अब 1500 तक शवायद की कमी के सबब, 1500 कबल मसीह तक उसके बाद शवायद की कमी होने लगी, और मौसर जो है बोले तो सही रिसोर्स सोर्सेस नहीं मिलने की वजह से क्या बोलते इसकी जो है तामीर नामुमकिन हो गई, समझो। तो ज़्यादा इसके बारे में क्या है, ज़्यादा रिसोर्स नहीं मिलने की वजह से क्या बोले तो क्या है, शायद की कमी की वजह से क्या बोले तो इस तहजीब के बारे में जो है ज़्यादा हमें जानकारी नहीं है, समझो। तहजीब का फैलाव कहाँ से कहाँ था, तो मगरिब में हिमालय की पहाड़ियाँ, देखो मगरिब में हिमालय की पहाड़ियाँ जो हमारे हिमालय के पड़े, और क्योंकि हिंदुस्तान चाइना क्या है बोले तो हमारा पड़ोसी मुल्क है। अब उसके हिंदुस्तान और चाइना के बीच में क्या पहाड़ी इलाका है ना, हिमालय पहाड़ है। और मशरक में क्या है, बहरुल कायल है, और शुमाल में रेगिस्तान, और जुनूब में नसीबी पहाड़ी इलाके और जोग्राफियाई तनो एक मुनफरद तहजीब को जन्म दिया। देखो ये तहजीब क्या है बोले तो कैसा है भाई तहजीब। अब ये हमारी ये चाइना है समझो, और ये हमारा इंडिया है समझो। ये इंडिया आपके जो है मगरिब में क्या है बोलते तो इंडिया के पहाड़ी सिलसिले हिमालय के, और मशरक में बहरुल काहिल, आपको बहरुल काहिल मिलाया, और शुमाल में क्या है रेगिस्तान, और जुनूब में क्या है नशीबी पहाड़ी इलाके मिले। इस तरह से जैसे इंडिया को जो जजीर नुमा एक मुनफरद क्या है बोलो तो ये है सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है उसको, एशिया का के एक मुनफरद जोग्राफियाई खित्तों की वजह से ख़ास बात है उसमें। उसी तरह से चाइना का भी क्या बोले तो क्या है, हिमालय के पहाड़ भी उसको मगरिब में मिल रहे हैं, मशरक में बैरुल काल मिल रहा, और शुमाल में क्या बोलते हैं रेगिस्तान, और जुनूब में नसीबी पहाड़ इलाके। इस तरह से जोग्राफियाई तनों होने की खातिर जो है की वजह से क्या है बोले तो मुनफरद तहजीब बोलते एक यूनिक सिविलाइजेशन का जन्म हुआ, समझो इस तरह से रहने से जैसे। ओके ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब सियासत किस तरह की थी चाइना की, देखो इस तहजीब के लोग मंगोलियन नस्ल से ताल्लुक़ रखते, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मंगोलियन नस्ल याद रखना।
चाइना के तहजीब के लोग कौन सी नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे बोल के बोले तो मंगोल निबला। ठीक है, इस तहजीब के सियासी तारीख का आगाज़ 2100 कबल मसीह से होता है। इस तहजीब पर कुल 15 ख़ानदानों ने हुकूमत की। कितने ख़ानदानों में? 15 ख़ानदानों। अब देखो चीन की तहजीब पर हुकूमत करने वाला अहम ख़ानदान कौन कौन सा था वो देख लेते जाएंगे हम। ज़ुबान और अफसानवी शवाहिद के मुताबिक ज़िया ख़ानदान, ज़िया ख़ानदान देखो, और सांग ख़ानदान से पहले हुकूमत की। ज़िया ख़ानदान क्या बोलते? सांग ख़ानदान भी एक है, उससे पहले ज़िया ख़ानदान, फिर उसके, लेकिन तारीखी दस्तावेज़ात के मुताबिक चीन की तहजीब पर हुकूमत करने वाला पहला ख़ानदान कौन था? शॉन्ग था। देखो शॉन्ग। तो अगर दस्तावेज़ात की रिकॉर्ड्स के हिसाब में, सोर्सेस के रिकॉर्ड के हिसाब से देखें तो शॉन्ग सबसे पहला है। चीनी तहजीब का सबसे पहली हुकूमत कौन सी थी कि रिकॉर्ड के हिसाब से तो सांग है, लेकिन रिकॉर्ड के हिसाब से नहीं देखे तो जो आ, आ, ऐसे देखे बोले तो जिया खानदान जो है सांग से पहले था बोल के बोलते। ठीक है, लेकिन रिकॉर्ड के हिसाब से क्या होता है, सियांग जो है सब पहला खानदान, पहला जो है पहली हुकूमत थी चीना तहजीब की। चीन की तहजीब पर हुकूमत करने वाला तीसरा खानदान कौन सा था बोल तो चाओ या फिर जाओ, चाओ जाओ, चाओ चाओ या फिर जाओ था। इस तहजीब पर तवील तरीन हुकूमत करने वाला खानदान है। इस खानदान ने जमींदारी का निज़ाम फरोग दिया। देखो पहला कौन सा खानदान बताया मैं? ज़िया। दूसरा सियांग। हाँ, रिकॉर्ड के हिसाब से पहला सियांग ही छोटा। हाँ, अब उसके बाद तीसरा कौन सा है? चाओ या जाओ। ये भी तवील तरीन हुकूमत थी उस चैनी की। इस खानदान ने ज़मींदारी का निज़ाम फ़र्क दिया। देखो इस तरह से सवाल पूछ सकता हूँ, ज़मींदारी का निज़ाम कौन से चीनी तहजीब के हुकूमत का है? बिल्कुल दो चाओ या जाओ। ठीक है, और उसके बाद देखो इन्होंने शिकस्त देकर इक़्तिदार में आने वाले कोइन ने सबसे मुख्तसर अरसे के लिए हुकूमत की। इस तहजीब पर हुकूमत करने वाला चौथा खानदान था। देखो चौथा खानदान कौन सा था? क्वाइन था। ठीक है, जिया आपका, फिर उसके बाद आपका स्यांग, फिर उसके बाद क्या है बोले तो आपका चाओ, फिर उसके बाद क्वाइन। ठीक है, ये तमाम जो है क्या थे उस दौर के जो है आपके हुकूमतें थे। इनके बाद हान ने इख्तदार पाया। चीन के तहजीब का अजीम हुक्मरान चेन सी होंगटी था। देखो चेन सी होंगटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अजीम हुक्मरान। अब चैन सी होंगटी के बारे में थोड़ा देखेंगे। चैंग सी होंगटी, इसी इसी के नाम चीन से मुल्क का नाम चीन पड़ा। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो इसी के नाम से ये जो चीन सी होंग टी है, इसी के नाम से चीन का नाम पड़ा है। देखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसने मंगोलों के हमलों से बचने के लिए दीवार अजीम तामीर। देखो दीवार अजीम कौन तामीर करे? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बोलते हैं ना, जो अजायब, 7 अजायब में बड़े बड़े 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड जो हैं उसमें चीन की दीवार एक है ना, वो कौन तामीर करे बोल तो चीन सी होंग टी, याद रखना। और इसी के नाम से क्या बोलते चाइना का नाम पड़ा, चीन का नाम पड़ा, और ये अजीम दीवार को तामीर करने वाला भी इन्हीं था। ठीक है, चलो इसने चीन में पहली मर्तबा मरदमशुमारी का आगाज किया। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मरदमशुमारी का आगाज जो है कौन करे? इनिच करा। अपनी सल्तनत को 36 रियासतों में तकसीम किया और मसावी क़वानीन राइज करा। देखो ये सब चीज़ें करें। इसका यकीन था कि अवाम फितरतन जाहिल और नाकारा होती है, इन्होंने सख्त क़वानीन के ज़रिए ही काबू किया जा सकता है। देखो ये लोग, इसका क्या मानना था बोलो तो अवाम क्या है, बिल्कुल जाहिल रहती, नाकारा रहती, इनको सख्त से सख्त रूल्स वगैरह का लेको जो इनको कंट्रोल कर सकते हैं, बिल्कुल इसको इसका एक तस्वर था। इसलिए इसने सख्त कानून नाफिज किए, मतलब बहुत ही जो है सख्त जो है कानून बनाया समझो। इसने इल्म को कंट्रोल करने की कोशिश की, कई किताबों को जला दिया। देखो कितनी ये चीज़ का किया। देखो इल्म को कंट्रोल करना, अब ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हो गए बोले तो फिर उसका जीना मुश्किल हो जाता बादशाह का। तो इसलिए क्या करे, बहुत सारी किताबों को जलाया और उल्मा को छीन के दीवार तले दबा दिया। और जितने भी उल्मा उस दौर में जो किताबें वगैरह लिखते थे, आलिम लोग जो थे वो लोग, उनको क्या है बोले तो
चीन की दीवारों में दीवारों तले दबा दिया। देखो दीवारों में क्या है बोलो, उनको चुंदवा दिया समझो, उनको क्या है दीवारों तले दबा दिया समझो। साइंसदानों को इसकी सरपरस्ती की, लेकिन साइंसदानों की सरपरस्ती का, लेकिन इसने मौरखीन के मुखालिफत की और फरसुदा ख्यालात की मजहब की, और हमेशा नए ख्यालात को सराहा। देखो ये सब चीज़ें क्या है, इल्म को कंट्रोल करने के वास्ते तो बहुत खतरनाक चीज़ करा है, किताबें जलाया और उलमाओं को जो है दीवार में दबा कर रख दिया समझो। साइंसदानों की थोड़ी सरपरस्ती करा, लेकिन मौरखीन की मुखालिफत करा है, ठीक है। इस खानदान का एक और हुक्मरान था, ओटी बोल के था, जिसने अदब, फन और फलसफे के सरपरस्ती की, जिसके सबब इस दौर को चीन की तहजीब का सुनहरा दौर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चीन की तहजीब का सुनहरा दौर कौन से हुक्मरान को कहा जाता है, ओटी वाला, ओटी वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चीनी तहजीब पर हुकूमत करने वाले खानदानों में एक अहम खानदान और एक कौन सा था, टोंग वल के था। अब ये सॉन्ग देखे, जाओ चाओ देखे, हाँ जिया देखे, सब देखे, अब ये कहा टोंग आया देखो, हाँ, जिसने इंतजामिया को 3 हिस्सों में तकसीम किया था, मसूदा तैयार करने वाला एक, जायजा लेने वाला एक, और फिर अमल में लाना एक। देखो उस जमाने में जो है टोंग जो खानदान था, वो एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए क्या करता था, 3 हिस्से तकसीम करा था उन्होंने। एक मसूदा तैयार करना, यानी जितना भी जो है ड्राफ्टिंग का काम था वो कवानीन के ड्राफ्टिंग करना, और एक जो हिस्सा था वो जायजा लेने का, एनालिसिस करता था क्या चलता क्या नहीं। फिर और एक जो तबका था, वो जो हिस्सा था वो लोगों क्या इम्प्लीमेंट कराता था, वो जो कवानीन मसूदा बनाए थे वो कवानीन को जो है अमली जामा पहनाने का काम तीसरा करता था। इन्होंने इन्होंने ही अफसरान के तकर्रुर के लिए मसाबकती इम्तिहान को नाफिज किया था। देखो मसाबकती इम्तिहान को कौन राइज करे थे बोल के सवाल, अफसरान का अपॉइंटमेंट करना बोले तो एक इम्तिहान लिया करता था उस दौर में। उन मसाबकती इम्तिहान कौन नाफिज करे बोल के सवाल पूछता था कौन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है देखो। हाँ, कौन नाफिज करा बोलते, ये टांग खानदान का है देखो ये। वो टांग खानदान के इंतजामिया के कितने हिस्से थे, 3 हिस्से थे। एक हिस्सा मसूदा तैयार करता था, एक दूसरा क्या है तो जायजा लेने का, और तीसरा इम्प्लीमेंट कराने का, अमली जामा पहनाने का काम करता था। मसावखती और अपॉइंटमेंट, जो ऑफिसर्स थे उनका अपॉइंटमेंट क्या बोलते, एक इम्तिहान के जरिए होता था। वो इम्तिहान को क्या बोलते हैं मतलब, मसावखती इम्तिहान बोलते थे। तो ये सवाल पूछ सकता है, मसावकती इम्तिहान किस खानदान से ताल्लुक़ रखता है या किस तहजीब से ताल्लुक़ रखता है बल्कि सवाल पूछता है आपको, आप लोग जहन में रख लेना। अब देखो समाज के बारे में, चीनी समाज पदर हाकिमियती था। यहाँ लड़की के पैदाइश को बोझ समझा जाता था। देखो लड़की अगर पैदा हुई तो बोझ समझा जाता था। दुनिया की तमाम तहजीब में औरतों की सबसे अदना दर्जा इस तहजीब में थी। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो अदना दर्जा औरतों को कौन सी तहजीब में मिला, लोग बोलते हो आपकी चीनी तहजीब में मिला, ठीक है। समाज को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया था। पहला हिस्सा जो है आपका क्या था बोले तो, हुक्मरान थे पहले हिस्से में, अफसरान थे, फिर मजहबी रहनुमा थे। फर्स्ट दर्जे में, समाज के फर्स्ट दर्जे में क्या थे बोलता, आपके बादशाह थे, उसके ऑफिसर्स थे, उसके मजहबी रहनुमा पुजारी वगैरह जो थे। दूसरे दर्जे में कौन आते थे बोले तो, किसान आते थे। और तीसरे दर्जे में कौन आता है, फनकार। और फिर चौथे दर्जे में क्या है, ताजिर आते थे। देखो इनके 4 थे। देखो पहला फर्स्ट ऑफिसर्स, बादशाह, ऑफिसर्स, और जो है पुजारी जो मजहबी रहनुमा थे वो। और सेकंड इसमें क्या है तो किसान आते थे। तीसरे इसमें जो भी आर्टिस्ट वगैरह देते थे। और चौथे इसमें क्या है, बिजनेसमैन आते थे, ताजिर जिसको बोलते हैं। बाद अज एक नया तबका बनाए थे उन्होंने, नया जन्म लिया था जो गुलामों का था। देखो ताजिर से भी नीचे और एक गुलामों का था। गुलाम दरअसल जंगों में शिकस्त खाए फौजी, फौजी दुश्मन थे। देखो अब ये गुलाम कौन थे वे, बोलो तो जो जंगे लड़ते थे वो लोग, जंगों में जो भी हारते थे वो लोग, जो फौजी दुश्मन थे वो लोगों को क्या है गुलाम तस्वुर करते थे उन्होंने। अब मेंडारन नामी तबके जो चीनी ज़ुबान को लिखना जानता था, इसे समाज में आला मुकाम हासिल था। देखो ये इनको आला मुकाम हासिल था। देखो
ये तबका था, मैंडोरन नामी तबका था, जो लिखना जानता था, जुबान को लिखना जानता था, इसलिए उसको समाज में आला मुकाम था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चाइना का। इक्तसादी इकोनॉमिकल देखो कैसे थे ना, ये तहजीब ज़राई माशरा, ज़राई जो है माशरे पर मुबनी था। नहरों को आपसी और अंदरूनी जहाज लाने के लिए इस्तेमाल करते थे, और आपका लोहे और लकड़ी से बने ज़रूरी औजार इस्तेमाल करते थे ना। उसके बाद देखो, गेहूं गेहूं धान सोयाबीन बाजरा इनकी अहम ग़िज़ाई फसलें थी। चाय अहम बागबानी फसल थी। भेड़ बकरियां सुअर मुर्गी पालना वगैरह अहम मशागिल थे, समझो। ठीक है। अब उसके बाद देखो, लोहार कुम्हार बढ़ाई और कपड़े बुनने इनके अहम पेशे थे। इनका मेन पेशा क्या था? ये तमाम पेशे थे, ये याद रख लेना आप लोगों ने। ठीक है। अब चीनियों के अहम देन क्या क्या है देखो, ये जो रेशम आप लोगों का, ये चीनियों की देन है। चाय आपकी चीनियों की देन है। सियाही जो आप लोग पेनों में इस्तेमाल करते हैं, और पेपर आपका चीनियों की देन है। और पेंट ब्रश वो सब भी चीनियों की देन है। और मोतियों की गिनती, अबाकस, हाँ जो अबाकस हम लोग का जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी सब चीनियों की देन है। और उसके बाद जो है एक्यूपें एक्यू एक्यूपेंचर एक्यूपेंचर, ये हम एक्यूप्रेशर बोलते हैं ना वो। हाँ, फिर उसके बाद रोडर, बोट रोडर, आतिशबाजी, ये जो पटाखे वगैरह जो हम लोग जलाते हैं, ये सब शीशा भी उन्हीं की देन है। चीनी ज़रूफ, जो चीनी भी बर्तन वगैरह जो है नहीं, रॉकेट, चम्मच, फोरिक, छतरी, मलाह का कंपास। हाँ, मलाह का कंपास बोले तो वो समंदर में ये क्या बोलते हैं आपको, रुख नहीं मालूम हुआ, शुमाल जुनूब मशरिक में, वो कंपास ईजाद करने वाला भी इन्हों था। उसके बाद जलजले को नापने का आला जो है, रेक्टर स्केल जो बोलते हैं इसको, अहम। ये तमाम चीज़ें देखो कितनी है, देखो इनकी चीनियों की देन। हाँ, आजकल भी चाइना के मोबाइल, चाइना की चीज़ें कितने इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से जो है चीज़ें बनाने में ये लोग बहुत माहिर थे, समझो। उस पुराने ज़माने से भी माहिर थे, समझो। देखो, ये कंपास ईजाद करे, और जलजिले को नापने का आला भी उस जमाने में वो लोग ईजाद करे थे, समझो। ठीक है। ये तमाम चीज़ें जो है तिजारत और दीगर नुकात देखो, इस दौर के फौजी पितल के हेलमेट, हाँ फौजी पितल के हेलमेट, वो बता तो मैं हेलमेट वो कैसे हैं वो। और लोहे के हथियार का इस्तेमाल करते थे चीनी लोग। पतले सूती कपड़े पहनते थे, देखो कैसे कपड़े पहनते थे, पतले सूती कपड़े आदि थे, और रेशम का भी इस्तेमाल करते थे। मुस्तखल सनत थी, और रेशम के कीड़ों की परवरिश भी किया करता। उस ज़माने से रेशम कीड़ों की ये करा जाता है। रेशम, लोहा, चाय, नमक और कपास इनकी अहम फसलें थे। अब फसलें कौन कौन सी थी? रेशम का, लोहा, चाय, नमक, कपास। अब बरामदें थी, ये हाँ, इनकी अहम बरामदें थी, ये अहम बरामदें हैं। देखो ये क्या है, बरामदें हैं। ये कहाँ से आते थे? एशिया के बेशतर इलाके से, यूरोप मिस्र के साथ तिजारती ताल्लुकात थे। चाइना के किसके साथ तिजारत थे? यूरोप और आपके मिस्र के साथ। वहां से ही क्या है, आपका रेशम आता था, लोहा, चाय, नमक और कपास वगैरह आ जाता। मुल्क के चीन से बरामद होने वाली अशिया कौन सी थी बोलते? ये सिल्क ज़्यादा वो लोग ये होते थे, सिल्क रोड के नाम से जाना जाता था, सिल्क रोड के नाम से जाना जाता था। 10वीं सदी सन ईस्वी तक दुनिया भर में चीनी अशिया की मांग थी। फिर इनकी अफीम अफीम की मांग, देखो वेरी वेरी अफीम की मांग इनकी तिजारत को कमज़ोर किए। अफीम जो नशा वगैरह होता ना, हाँ वो जो है मांग करने से ये लोगों की तिजारत क्या है, कमज़ोर हो गई, समझो। ठीक है। अब 5वीं सदी क़ब्ल मसीह में इन्होंने दुनिया में पहली बार प्रिंटेड करेंसी, देखो प्रिंटेड करेंसी कौन लाया है? फर्स्ट बार दुनिया में, फर्स्ट प्रिंटेड करेंसी, हाँ जो रुपया पैसा बोलते हैं ना, प्रिंटेड करेंसी कौन लाया है बोल के बोले तो चीना वाले लाए। देखो देखो चीना वाले क्या क्या चीज़ें करे हैं, बहुत 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 ही बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तालीम और आबाद में देखो, चीनियों ने लिखने की रिवायत तस्वीरों से शुरू की, तस्वीरों से शुरू किया, और आहिस्ता आहिस्ता तहरीर में बदल गई। फिर इब्तिदा में 40,000 हुर्फ हुआ करते थे उनके। आम तौर पर रेशमी कपड़ों और बम्बों की तख्तियों पर, बम्बू बम्बू जो होती है ना, बम्बी लकड़ी की बम्बू, उसकी तख्तियों पर और रेशम के कपड़ों पर जो है उन्होंने लिखते थे ये। ठीक है। अब देखो, मज़हब और फ़लसफ़े के बारे में देखते हुए जाएंगे। चीनियों
का कोई खास मजहब नहीं था। चीन के मशहूर दानेश्वर लाओ त्से, ताओ अज़्म, कन्फ्यूशस और मेंसिसस ने इस तहजीब पर गहरे असर डाले थे। देखो ये तमाम याद रख लेना। चीनी बाशिंदे अपने महरूमीन की इबादत किया करते थे, जो गुजर गए उनकी इबादत करते थे, और समझते थे कि जब आदमी मर जाता है तो वो रूह में तब्दील हो जाता है और रूह को गैर मामूली कुदरत हासिल हो जाती है। देखो जब इंसान मर जाता है तो वो रूह बन जाता है, और रूह बहुत स्ट्रांग होती है, और मुर्दा जिस्म पर कई एक रसूमात अदा करते थे। मुर्दा जिस्म पर बहुत सारे ये करते थे, रसूमात करते थे, और मुर्दा जिस्म के साथ कई एक चीज़ें खास कर अ, पीतल के ज़र्फ भी खबरों में रखते थे। देखो जैसा मिस्र के लोग जो है खाने पीने के सामान बर्तन वगैरह वो लोग भी रखते थे, इन्हों भी क्या है पीतल के ज़र्फ रखते थे। देखो ठीक है। फ़न और तामीर में देखो इनका क्या क्या है भी फ़न तो नहीं। इस दौर में पेंटिंग पेंटिंग को बहुत फ़रोग मिला। देखो किसको, पेंटिंग को बहुत फ़रोग मिला। रेशम के कपड़ों, मकबरों को दीवारों और कागज़ चीनी ज़रूफ़ पर नक्श निगारी देखी जा सकती है। और मुजस्समा साजी और इस दौर की एक अहम देन है ट्राइकोटा ट्राइकोटा सफाइयों और का मजमा। दे ट्राइकोटा सिपाहियों का मजमा, ट्राइकोटा सिपाहियों का मजुस्मा, और इंसानों और घोड़ों के मजुस्मे इनमें अहम है। देखो इनके जो है मजुस्मा साजी में क्या बोलते हो, एक तो ट्राइकोटा का सिपाहियों का मुजस्मा और एक इंसानों और घोड़ों का क्या है, एक मुजस्मा। दो अहम थे समझो। चीन की दीवार देखो, अजीम दीवार थी चीन। अभी अभी बोलते हैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जो जो 7 अजायब है हमारे बड़े बड़े, उनमें से एक है समझो। इसकी तामीर मशहूर हुक्मरान चिन शी, अब इससे पहले पढ़े थे ना, इसकी कौन करे भाई, चिन शी होंगटी ने की, ताकि मंगोलियों के हमलों से बचा जा सके। ये दीवार देखो, ये दीवार कितनी है भाई, 2380 किलोमीटर लंबी है, 12 फीट ऊंची है और 20 फीट चौड़ी है। हर 300 फीट के बाद 40 फीट ऊंचा मुशाहदाती मीनार तामीर किया गया है। दुनिया के कदीम तरीन अजायबात में से इस दीवार का शुमार होता है। देखो जितने भी वंडर्स हैं उनमें से इनका शुमार होता है। अब बुद्ध मजहब से ताल्लुक़ कई एक इमारतें हैं जिन्हें पगोड़ा, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पगोड़ा हम्म, मजहबी बुद्ध मत की जो है, मजहबी बुद्ध मजहब को बहुत मानते थे। अभी भी बुद्ध मजहब ज़्यादा चाइना में ही है। देखो पगोड़ा बल के जो इमारत है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चीन का दारुल हुकूमत बीजिंग में मौजूद सोया हुआ बुद्धा पगोड़ा इनमें अहम है। देखो बीजिंग, जो हमारा बीजिंग क्या है बोले तो सदर मुकाम है उसका चीन का, और उसमें जो है सोया हुआ बुद्धा पगोड़ा जो कहलाता, वो जो इमारत है वो बहुत ही मशहूर है समझो। इसका देखो मुल्क चीन और बुद्ध मजहब से क्या है, देखो गहरा ताल्लुक है इसका बुद्ध मजहब। हान खानदान 2006 कबल मसीह 2022 कबल मसीह ईस्वी के दौरान चीन में बुद्ध मजहब आया। कुषाण खानदान का मशहूर हुक्मरान कशान का के दौर हुकूमत में कश्यप मातंगा चीन पहुंचा और बुद्ध मजहब की तबलीग की। देखो ये कौन पहुंचा, ये याद रख लेना आप लोग। इस तहजीब पर कुल 15 खानदानों ने हुकूमत की। देखो हाँ, चीन की तहजीब 15 खानदानों ने। सन 2011 ईस्वी में मंचू या फिर किंगन खानदान की हुकूमत के खात्मे के साथ इस तहजीब का किसके साथ, देखो ये खानदान की तहजीब के साथ इसका खात्मा होगा, चीन की तहजीब का खात्मा होगा और जमहूरी निज़ाम का आगाज हुआ। देखो अब इसके बाद जमहूरी निज़ाम चालू हुआ। ठीक है। आज चीन में अक्सरियत निज़ाम है। अक्सरियत बोलते हैं हमारा जो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ आपका जो ये बोलते कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, वहाँ पर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। ठीक है। वो तो है आप लोग का। इससे पहले बता बता चुका हूँ मैं आपको, जमहूरी हुकूमत किसको बोलते हैं, इस्तराकी हुकूमत किसको बोलते हैं, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट किसको बोलते हैं, ये सब निज़ाम। तो ये उसके बाद क्या है बोलते, तो ये कम्युनिस्ट दौरे हुकूमत चालू हुआ समझो। ठीक है। अब थोड़ा देखते हुए जाएंगे। ये एक ख़ास तहजीब थी जो कदीम तहजीबों की तरह नदी के किनारे क़ायम हुई। इस नदी चीनी तहजीब ने ये दो नदियाँ थी ना, ये हमारी जो कौन सी होंग हू
ये जो है चीनी तहजीब का जन्म लिया। इसका नाम ह्योंग हू नदी था, जिसको चीन का आंसू भी कहा जाता है। कई को बोलते बोलो मालूम है ना, सैलाब आया था वो हैंग हू हुआंग हू जो नदी है, उससे सैलाब आने की वजह से उसको चीन के आंसू भी बोलते हैं, शहर ऑफ चाइना भी बोलते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद देखो, क्योंकि अक्सर सैलाब इस नदी का रुख करते थे, जिसकी वजह से सारे घर काबिल काश्त ज़मीन को तबाह व ताराज कर डालते थे। आप आपाशी के नालों को बेकार कर डालते थे। यही वजह थी कि लोगों ने अफसोस की अलामत साइन ऑफ सारो का नाम दिया। देखो, ये जो हमारा आपका जो ये जो नदी है आपकी, हाँ, ये जो एंग हू नदी है, इसके सैलाब की वजह से क्या है बोले तो बहुत सारा नुकसान होने की वजह से क्या है, इसको एक अलामत माने उन्होंने कही कि बोले तो साइन ऑफ सायरो ने दुख दुख का क्या है बोले तो इजहार, दुख की अलामत है बल्कि अफसोस की अलामत है बल्कि ये बना दो। अब सांग खानदान, अब इससे पहले पढ़े ना हम, सांग खानदान दस्तावेज रिकॉर्ड्स के हिसाब से सबसे पहले चीनी तहजीब में कौन सा खानदान आया, सोंग खानदान आया। उससे पहले पहले बगैर दस्तावेजात के तो जिया था। सबसे पहला हुक्मरान जो चीनी तहजीब में था वो सोंग हुक्मरान था। सोंग खानदान की हुकूमत 12वीं सदी कबल मसीह से लेकर 18वीं सदी कबल मसीह तक चली, समझो, ठीक है। इस खानदान के हुकूमत के जेर असर लोगों ने एक शानदार तहजीब को परवान चढ़ाया। देखो, शोंग सोंग तहजीब था। शोंग खानदान का नज्म नक्श कैसा था, देखो, शोंग बादशाहों का ज़्यादातर वक्त हमलों और जंगों में गुजरता था, इसलिए फ़ौज को बेहतर देखभाल होती थी। फ़ौजी को समाज में एक बाइज़्ज़त मुकाम हासिल था। फ़ौजी पित्तल के हमले हेलमेट, देखो मैं अब भी बताया नहीं आप लोगों को, पित्तल के हेलमेट बोल के, हाँ ये है, पित्तल के हेलमेट पहनते थे और लोहे के हथियार इस्तेमाल करते थे। जो लोहे के जो है हथियार क्या करते थे वो लोग इस्तेमाल करते थे। ये सॉन्ग खानदान के जो है नज्म नस्क है, समझो, ठीक है। हाँ, अब इसमें चंद चीज़ें खाली याद रखने वाली है, इसमें समझने वाली ज़्यादा चीज़ें नहीं है, आप लोगों को याद रखने वाली ज़्यादा। सॉन्ग खानदान का नज्म नस्क पीतल की क्या क्या ये पीतल की क्या थी ये, कटोरियाँ, कुल्हाड़ियाँ, कमान और लोहे की नोकदार तीरें वगैरह इस्तेमाल करती थी खुदाई में। और सॉन्ग के दौर हुकूमत में लोगों का इन्हसार ज़राअत पर था। देखो, ज़राअत पर था। इस इनके आसपास एक बेहतरीन और मुंज़िम आबपाशी की सहूलत थी और गेहूं की पैदावार कसरत से किया करते थे। देखो, ये लोग सॉन्ग खानदान के लोग गेहूं ज़्यादा पिका करते थे। अब चाओ चाओ खानदान आया, देखो, चाओ चाओ जाओ बोल के सुने ना। हाँ, अब सॉन्ग खानदान को इसके पड़ोसी चाओ खानदान ने शिकस्त दी। चाओ चाओ खानदान ने सॉन्ग खानदान को अच्छी रिवायात को बरकरार रखते हुए सन 2050 कबल मसीह तक हुकूमत की। देखो, कब तक करे तुम। अब जूहू खानदान में अफसरान को एक अफसरान की एक जमात थी जो बादशाह से निचले दर्जे के थे, और बादशाह ने इस जमात के नाम ज़मीनात मंजूर किए और इन इनामात के बदले अफसरान ने जंगों में बादशाह की तायीद की, ठीक है। हाँ, तो ये जोहो ख़ानदान का है, देखो, ठीक है। अब समाजी तबक़ात किस तरह के थे हम लोग ऊपर भी देख चुके हैं, फिर भी देखेंगे। समाजी तबक़ाती निज़ाम के ज़ेर असर बालाई तबक़ाती के लोग ताजिर दस्तकार थे। देखो, ज़ेर असर बालाई तबक़ात में कौन थे, वो तबक़ात के लोग कौन थे, वो तो ताजिर थे। उस दौर के जो बिजनेसमैन थे और दस्तकार जो दस्तकारी करते थे, और किसान लोगों को ऊंचे तबक़ात के थे, और किसान लोग ऊंचे तबक़ात के थे। निचले तबक़ों में गुलाम आते थे, निचले तबक़ों में गुलाम आते थे। ये गुलाम तो दरअसल फौजी दुश्मन थे। फौजी दुश्मन बोलते जो जंगों में जिनको जो हराने के बाद जो वो लोग जो वापस आते थे, वो फौजी दुश्मन, उन्हीं को क्या बोलते गुलाम बना के रखते थे। वो निचले तबके में आते दोनों, ठीक है। ये अब जो पढ़े हम ऊपर, देखो थोड़ा सवाल देखते हैं। जिस नदी के किनारे चीनी तहजीब का जन्म हुआ वो कौन सी है, हुआंग हू है। सैरो ऑफ चाइना भी बोलते हैं इसको। अफसोस की अलामत बोलते हैं। चीनी तहजीब में सबसे पहला खानदान कौन सा था, श्यांग खानदान था। शांग खानदान के दौर हुकूमत में लोगों का इन्हिसार कौन से था, ज़राअत पर था। कहीं पे था, ज़राअत पर। चीन पर हुकूमत करने वाले 3 खानदान कौन कौन से थे, ये सॉन्ग खानदान, चाओ खानदान, जियो खानदान, ठीक है। इसके अलावा भी दूसरे थे,
लेकिन हम ये देख, अब चीन की अजीम दीवार के बारे में थोड़ा देखते हुए जाएंगे। चीनी मुमलिकत में कई छोटी छोटी रियासतें थीं। इन तमाम रियासतों के अलावा 7 बड़ी रियासतें थीं। कितनी? 7 बड़ी रियासतें थी। हर एक रियासत अपनी सरहद पर हिफाजत की खातिर दीवार बनाता था। देखो 7 क्या है बोले तो, क्या थी? 7 बड़ी बड़ी रियासतें थी। अब हर एक ला क्या है, हर रियासत वाला क्या है, अपनी एक एक दीवार बनाते गया। तो उस तरह से क्या है बोले तो, एक अपने आप को बचाने के लिए, अपने सेफ्टी के लिए, अपनी अपनी हुकूमत की जो है, अपनी सरहद की हिफाजत के लिए बोले तो दीवारें बनाते गया, समझो। ठीक है। अब देखो चीनी मिल्कियत में कई छोटी छोटी रियासतें थीं। इन तमाम रियासतों 7 बड़ी रियासतें, हर एक रियासत ने अपनी सरहद पर हिफाजत की खातिर दीवार बांधे थे। बादशाह कुन शुआ घंटी ने हुक्म दिया कि सारी दीवारें आपस में मिला दी जाए। देखो कौन बोला था बल्कि पूछता थे कौन, सारी दीवारों को मिलाने का कौन 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 सा बादशाह हुक्म दिया था बोलते? स्वांगटी स्वांगटी। जिसने शुमाली दीवार के लिए मुमकिन हो गया कि हमलावरों से शुमाल की जानिब से महफूज रह सकें। जिसकी वजह से क्या है, शुमाली दीवार से अब वो हमलावर के लिए वो करा, समझो। ठीक है। अब उसके बाद इन दीवारों का काम 7वीं सदी कबल मसीह से शुरू हुआ और 16वीं सदी तक चलता रहा। दीवार दीवार के बाहर सतह की हरकत करते हुए इसे मजबूत बनाया। यहाँ देखो आप लोग, यहाँ तस्वीर में आप लोग देख सकते हैं, ये जो है चीन की दीवार है, जो अजीम दीवार है। वंडर क्या बोलते हैं इसको? वंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, वो जो है वंडर कहा जाता है। ठीक है। हाँ, तो अब हम क्या है, इसको थोड़ा और थोड़ा देखते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, देखो। हाँ, हाँ, देखो चीन की दीवार देखे हम। अब उसके बाद देखो चीनी बर्तन जो मशहूर हैं आजकल भी। चीनी के बर्तन सबसे पहले चीन ने बनाए। चीनी बर्तन कौन बनाए? चीन ने बनाए। नीम चिकनाई का मसाला 1100 साल कबल मसीही ह्योंग खानदान के जो 2 साल कबल मसीह तक था, इनका इस्तेमाल किया करता था। कदीम चीनी लोग अपने मुर्दों के साथ चीनी बर्तन, देखो मुर्दों के साथ, अब इससे पहले भी पढ़े हम, मुर्दों के साथ फिर चीनी बर्तन भी क्या है उनके साथ रखा करते थे, खबरों में रखते थे, दफन करते थे। रेशम की कास्ट करते थे, ये भी देखे हम। चीनी लोगों को पतले क्या है, रेशमी कपड़े पहनने की आदत थी। वो रेशम का भी ज़्यादा इस्तेमाल करते थे और रेशम के कीड़ों की परवरिश क्या करते थे। रेशम की कीड़ों की, यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर वो लोग रेशम के कीड़ों की परवरिश करते थे। वो ज़माने में रेशम तैयार करने का एक मुस्तकल सनत थी उनकी, एक ये थी। मुस्तकल क्या है तो परमानेंट क्या बोलते तो ये थी, सनत थी उनकी। ठीक है। अब देखो चीनी लोग बेहतरीन किस्म के हांडियाँ, देखो यहाँ देख सकते हैं आप लोग, बेहतरीन किस्म की हांडियाँ, आजकल भी हम इस तरह की हांडिया का इस्तेमाल देखते हैं हम लोग। हाँ, मुख्तलिफ़ किस्म के बेहतरीन किस्म की हांडियाँ, घड़े और चीनी मिट्टी से मुख्तलिफ़ किस्म के ज़रूफ़ बनाते थे। बर्तन वगैरह जो है, घड़े वगैरह जो भी ज़रूफ़ बनाते थे। अब अकीदा क्या था? चीनियों की आदत थी कि वो अपने मुर्दा आदमियों की इबादत करते थे। देखो जो मर गए हैं वो उनकी इबादत करते थे, क्योंकि उन्होंने क्या समझते थे, ये लोग जो मर गए, जो रूह बनी है, वो रूह क्या है बोले तो सब जानती है और बहुत आला रहती है वो रूह, बोलते थे। समझते थे कि जब आदमी मर जाता है तो रूह में तब्दील हो जाता है और रूह को गैर मामूली कुदरत हासिल है, बिल्कुल समझते थे उन्होंने। ठीक है। मुर्दा जिस्म पर कई किस्म के रसूमात अदा करते थे और मुर्दा जिस्म के साथ कई चीज़ें और पीतल के ज़रूफ़, देखो खबर में रखते थे पीतल के ज़रूफ़। तो बादशाहों के मुर्दा खाने बहुत बड़े हुआ करते थे। देखो तो ये अब तहरीर देखो, चीनी लोगों ने के लिखने की रिवायत तस्वीरी से शुरू हुई और आहिस्ता आहिस्ता तहरीरी में बदल गई। देखो हाँ, जिससे चंद एक ख्याली पैगाम हासिल तहरीर करने वाले आम तौर पर रेशमी कपड़ों या बम्बू की तकियों, इससे पहले पढ़े हम, बम्बू की तकियों पर वो लिखते थे। समझो चीनी मिट्टी के ज़रूफ़ और दीवार अजीम इस तहजीब की देन है। देखो चीनी मिट्टी की ज़रूफ़ जो भी हैं और अजीम जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, वो भी क्या है, इस तहजीब की देन है, समझो। अजीम तहजीब। अब चीनी तहजीब की देन
मेन देन ये दो हैं। एक तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो बोलते हैं दीवार, चीन की बड़ी दीवार, और चीनी ज़रूफ, ये दोनों क्या है बोले तो ये है जो। ठीक है, अब घर का काम आप लोग लेते जाओ। क्या है भाई ये, बबलोनिया के झूलते बाग के बारे में लिखिए। इसके बारे में लिखना आप लोग। जो बख्त नसीर जो अपनी बीवी की जो है के वास्ते बनाया था, हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबलिनिया जो बनाया था, उसके बारे में लिखना है। और होंग हू नदी आफत चीन क्यों कहते हैं, कैसे बताते हैं, क्या सैलाब आने की वजह से जो हुआ था ना, वो उसके बारे में क्या है आप लोगों को यहाँ पर लिखना है समझो। ठीक है, तो ये जो होंग हू है हमारे की, ये नदी है होंग हू, इसको आफत चीन बोलते, हाँ, सैरो ऑफ चाइना बोलते, सैरो ऑफ चाइना भी बोलते, या फिर जो है आफत की अलामत, आफत की या जो है इसकी आफत की अलामत भी इसको बोलते। क्यों बोले तो ये सैलाब वगैरह आने से क्या बोले तो वो जितनी भी ज़मीन थी खेती बाड़ी की, वो तमाम तबाह ताराज हो गई, और जो है आपके आबपाशी के जो है नालियाँ वगैरह सब खराब हो गए। इसीलिए इसको क्या तो शहर ऑफ चाइना कहा जाता है समझो, होंगहू नदी को, होंगहू नदी को। तो ये जो है आपका चीनी तहजीब क्या है आपकी यहाँ पर ख़त्म हो गई समझो। ठीक है, तो इंशाल्लाह और एक तहजीब के साथ जो है हम फिर दोबारा क्या है वापस आएंगे। इसी के साथ क्या है बोलते हम यहाँ इस सेशन को यहीं पर क्या है ख़त्म करेंगे। अ, अल्लाह से दुआ है कि अब तमाम जो है के चीज़ों में आसानी बरते, अ, खैर व बरकत अता फ़रमाए। इस दुआ के साथ हम इस सेशन को यहीं पर ख़त्म करने जा रहे हैं। अल्लाह हाफिज़, खुदा खैर करे।